तो लोकतंत्र का महापर्व लगातार जारी है। सुंदर तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से हर वर्ग का योगदान इस महापर्व में है। मीडिया के साथियों के साथ साथ वहां मौजूद आम जनता, इसके साथ साथ पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भी लगातार तैनात हैं और कार्य करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है जिस कारण इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, कई सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ऋषि जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। BSTV लगातार चुनाव के अलग अलग रंग आप तक पहुंचा रहा है। मालवा निमाड़ की 8 सीटें हैं जिन पर मतदान इस वक्त जारी है। अतरंगी रंग है इन सीटों के और अलग अलग चुनावी समीकरण, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे खास पैनल के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शिवम शुक्ला जी हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है BSTV में। सबसे पहले विवेक जी, आपके साथ हम शुरुआत कर लेते हैं इस चर्चा की। मालवा निमाड़ बड़ा ही अतरंगी समीकरण है। इंदौर खासा चर्चा में रहा, CM साहब यहाँ से आते हैं। क्या लगता है आपको, कितनी तैयारी रही, कैसे इन 8 सीटों पर आपने फाइट किया? हालांकि मतदान इस वक्त जारी है, नतीजे ही बताएंगे, लेकिन क्या गुणा भाग रहा आपका इन 8 सीटों पर? थोड़ा सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जागरूक मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित जरूर करें। पिछले 3 चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा था, इस बार हमें इस चरण में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है, उसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। 8 सीटों पर जहाँ पे अभी चुनाव हो रहा है, वहाँ वर्तमान में भाजपा के सांसद काबिज हैं। निश्चित ही पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, उन वादों में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। जनता इस बात को जानती है, जनता इस बात को समझ रही है और जनता इस बारे में सवाल पूछ रही है। तो सवाल का जब आप जवाब नहीं दे पाते, अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाते, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाते, तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। आप कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा पूरे चुनाव को किस तरीके से गुमराह करने का प्रयास कर रही है, भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। इतनी डरी हुई है कि इंदौर में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी का राजनीतिक अपहरण कर लिया जाता है। 17 साल बाद उनके ऊपर 307 का प्रकरण दर्ज कराती है भाजपा के मंत्री, उनके विधायक हमारे प्रत्याशी को घर लेने जाते हैं, घर से लेते हैं, कलेक्ट्रेट आते हैं, कलेक्टर महोदय के सामने नामांकन वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रही है। ये जनता देख रही है। इंदौर की जनता बहुत जागरूक है। इंदौर की जनता को एक बार आह्वान करके देखिए कि स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता आपको देनी है, तो पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को स्थापित करने का कार्य वहां की जनता ने किया। वापसी नहीं हो पा रही विवेक जी इंदौर में। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से वहां पे भाजपा ने लोकतंत्र को दूषित किया है, वहां की जनता देख रही है और जनता इस चीज का जवाब देगी। आज जब 8 जगहों पे आपके सांसद है जिन्होंने पिछले चुनाव में भारी प्रचंड बहुमत से अपनी जीत सुनिश्चित की थी, जनता ने जिसने वोट दिया था, आज उसको अपने सवाल पूछने का भी अधिकार है कि आपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना क्या योगदान दिया, कितनी बार क्षेत्र की समस्या को आपने देश की संसद में उठाया। इन सारे सवालों का जवाब देने में आज मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भाजपा के सांसद, भाजपा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों ही असफल साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने विपक्ष में रहते हुए दावा किया था कि हम देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम देश में उपलब्ध कराएंगे, महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, तो ये जो मूल समस्या है, इन समस्याओं पे किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लगा है। जनता सारी चीजों को देख रही है और मैं समझता हूं आज अगर इनके पास में बताने के लिए अपनी उपलब्धियां होती, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड होता, तो मोदी जी वो प्रस्तुत करते, ना कि ये कहते कि आज मंगलसूत्र खतरे में है, पाकिस्तान की एंट्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में विभाजनकारी नीतियों को अपनाया जा रहा है और जो सरकार भ्रम के आधार पर बन के चुन के आई थी, आज 10 सालों में कहीं ना कहीं देश की जनता जागरूक है। देश की जनता ने देखा कि आज किस तरीके से काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए। कृषि काले कानूनों को वापस लेने के लिए भी जो एक लंबी लड़ाई देश के किसान ने लड़ी है सड़कों पर उतर के, तब भाजपा के लोग उन्हें खालिस्तानी की उपाधि देते थे। तो निश्चित ही आज मैं समझता हूं प्रदेश और देश में परिवर्तन की लहर है। चलिए, परिवर्तन की लहर है या नहीं, विवेक जी से, माफ कीजिए शिवम जी से इसका हम जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, क्या वाकई कुछ डर है जैसा कि कह रहे हैं विवेक जी? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को सकारात्मक तरीके से लड़ा है। वहीं कांग्रेस की पूरी राजनीति जो इन चुनावों में रही है, नकारात्मकता पर केंद्रित रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां 2047 में देश को हम कहां लेकर के जाएंगे वह मॉडल आगे रख रही थी, वहीं कांग्रेस क्या कर रही थी, वर्गों को बांटने का काम कर रही थी। कभी देश को दक्षिण और उत्तर के नाम पर बांटा, कभी अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, कभी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर बांटा, और कांग्रेस के इसी बांटने के एजेंडा को जनता ने इस बार भी खारिज करने का मन बनाया है। मालवा अंचल और निमाड़ का विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत रूप से गढ़ रहा है। हमने देखा कि इस क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, हमेशा ही अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व को दिया है। इन चुनावों में भी स्थिति में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। आप इस बार कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी इनकी अनुपलब्धि देखिए कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जहां पे अपने स्वयं के मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनको वहां पंजे का निशान नजर नहीं आएगा। और जो व्यक्ति खुद अपना वोट कांग्रेस को नहीं दे रहा है, वो पूरे प्रदेशवासियों से कैसे अपील कर सकता है कि आप पंजे को वोट दीजिए? यह दिखाता है कि आज
कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जो जमीन है वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है। इनके नेतृत्व को मध्य प्रदेश की जनता का तो आप छोड़िए, अपने स्वयं के प्रत्याशियों तक का विश्वास हासिल नहीं है, और जिन नेताओं को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल नहीं हो, उनके ऊपर मध्य प्रदेश की जनता कभी विश्वास करने नहीं जा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने अभी मैंने आपसे इंदौर की बात की, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी जहां से चुनाव लड़ा था वहां भी पंजे का निशान नहीं था। तो कांग्रेस की कुछ इसी प्रकार की आज पूरे देश में स्थिति होने जा रही है। इंदौर कोई इकलौता ऐसा शहर नहीं है जहां कांग्रेस के साथ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। पुरी का आप उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान में इनके एक नेता विदेश भाग गए, उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा था, सूरत में प्रकरण हुआ, और पूरे देश में रोहन गुप्ता गुजरात में चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। तो कांग्रेस ने सिलसिलेवार तरीके से अपना पतन देखा है, और अभी भी अपनी भूतकाल की जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, चाहे वह तुष्टीकरण का विषय हो, विरासत टैक्स लगाने का विषय हो, सनातन को अपमानित करने का विषय हो, देश में वर्ग संघर्ष उत्पन्न करने का विषय हो, इन विषयों पर कोई भी ऐसा अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है। तो स्वाभाविक तौर पर जनता के मूड में भी कांग्रेस के बारे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कांग्रेस को इन चुनावों में भी अपनी दुर्गति से होकर के ही गुजरना पड़ेगा, और राहुल गांधी जी इस देश की जनता के मनोभाव को न समझ पाने के कारण इस बार भी ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को पराजय की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी अपनी जगह। रमेश जी, आपके पास चलते हैं। मालवा निमाड़ अंचल का समीकरण क्या कहता है? क्या बीजेपी जो है अपनी मजबूती को बनाए रखेगी, या कांग्रेस कमबैक कर पाएगी? हालांकि नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार हमने पूरा देखा, मुद्दों को उठाया गया, राष्ट्रीय नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहा, प्रदेश के नेता सक्रिय रहे, ये पूरा गुणा गणित जो है, इस पर एक जर्नलिस्टिक अप्रोच अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या होनी चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर ये जो मालवा निमाड़ की पट्टी है, इसका अगर आप इतिहास देखेंगे, हम कभी भी वर्तमान का जो स्वरूप उभरता है उसकी नींव में हमेशा इतिहास रहता है। अगर हम इसका इतिहास देखेंगे तो ये वो क्षेत्र है जो जिसने सदैव राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। आप सल्तनत काल में देख लीजिए और अंग्रेजी काल में देख लीजिए, जितना संघर्ष मालवा निमाड़ में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ है, उतना संघर्ष अपेक्षाकृत देश के अन्य भागों में कम हुआ है। यदि हम सल्तनत काल की बात अगर ना भी करें, केवल अंग्रेजी काल की बात करें, तब भी 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये मालवा निमाड़ से लेकर के महाकौशल में यहीं से वो प्रविष्ट हुआ। तो कुल मिलाकर के ये संघर्ष ऐसा है, और यही कारण है कि जब जनसंघ ने और आरएसएस वालों ने अपनी शुरुआत की तो उनकी इसी क्षेत्र से शुरुआत हुई। आप 1967 में देख लें, 1967 में जनसंघ ने कितनी सीटें जीती थी। अगर 84 की बात छोड़ दें, 71 जैसे चुनाव में भी 5-6 सीटें मालवा निमाड़ क्षेत्र में जनसंघ को मिली थी। ये जो पट्टी है उज्जैन से लेकर के मंदसौर की, और दूसरी उज्जैन से लेकर के धार तक की, इस पट्टी में इस पार्टी का अपना एक बहुत जनाधार है और एक समर्पित वोट है। तो मोटे तौर पर इन 8 सीटों पर जो मुझे लग रहा है, इन 8 सीटों पर संघर्ष की स्थिति, झाबुआ में अच्छी संघर्ष की स्थिति दिख रही है। बाकी 7 सीटों में अगर कांग्रेस अपनी रणनीति से अपना स्थान बनाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की प्रशंसा ही होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि विषमताओं के बीच भी कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है। वो वोट बैंक कोई प्रचार करे या ना करे, वो कांग्रेस को वोट देता ही है। हमने 77 जैसे चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस का 27% वोट बैंक उस विषमता के बीच में भी बना था, जो 33 तक गया है। लोकसभा में 27 था, फिर वो 33 तक गया। इससे नीचे कांग्रेस कभी नहीं गई। उसके बाद भी अगर जैसे इस बार के चुनाव में भी देखें तो उनका विधानसभा चुनाव में वोट बैंक नहीं कम हुआ, लेकिन फिर भी क्षेत्रगत की दृष्टि से कहीं ना कहीं झाबुआ में उम्मीदवार को लेकर के संघर्ष अच्छा है। और अगर झाबुआ सीट का परिणाम बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाकी अच्छा मतदान उज्जैन और मंदसौर में होगा। उज्जैन मंदसौर में सदैव अच्छा मतदान होता है, तो इन दोनों सीटों पर मतदान अच्छा होगा। बाकी जगह पर परिणाम कितना बदलता है ये हमको 4 जून को ही पता लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है, 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या कुछ चीजें बदलेंगी। हालांकि हम अलग अलग सीटें हैं उन पर भी एक बार बात करते चलेंगे। विवेक जी, एक बार इंदौर की हम बात कर लेते हैं। इंदौर खासी चर्चा में रही अब से कुछ हफ्ते पहले। अक्षयकांति बम जब यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये पूरे प्रदेश भर में चल रहा था। जिस समय आप देखें कि मध्य प्रदेश में कितने ही तमाम जो अलग अलग स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, वो शिफ्ट हो गए। इंदौर को आप भांप ही नहीं पाए क्या, कि कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है?
देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब अजीत पवार विपक्षी दल में रहते हैं तो ईओडब्ल्यू प्रकरण दर्ज करती है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इनने और इनके परिवार द्वारा किया गया। जैसे ही अजीत पवार भाजपा में शामिल होते हैं, ईओडब्ल्यू कहती है कौन सा भ्रष्टाचार, केस को बंद कर दिया जाता है। ये पूरे देश भर में जिस तरीके से भाजपा विपक्षी दलों को खत्म करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों पे दबाव डाल के इस तरीके के कार्य कर रही है, वैसे इंदौर में किया। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी को 17 साल बाद 307 के प्रकरण में आरोपी बनाया जाता है। उनके परिवार की संपत्तियों की नफ्ती करके उन पे दबाव डाला जाता है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। निश्चित ही अगर आप ये कह रहे तो उस हिसाब से तो उनको बरी हो जाना चाहिए था। अगर आगे क्या होता है वो तो भविष्य के गर्त में कहते हैं, वो आएगा क्या। अच्छा, एक बात बताइए, अक्षय कांति बम जी को कांग्रेस छोड़ना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, उसका निर्णय कैलाश विजयवर्गीय जी थोड़ा ना करेंगे। वो ट्रेवल एजेंट है क्या कि वो विपक्षी दलों के नेता के घर में उनको कैब की सुविधा उपलब्ध कराते कि आइए भाई साहब पार्टी छोड़नी तो हम आपको ले चलते हैं। क्या राजनीतिक अपहरण हुआ, सबने देखा। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी सेल्फी डाल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को अगवा करके, तो निश्चित ही देश की जनता ये सारी चीजों को देख रही है। आज 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वहां पे अभी वर्तमान में भाजपा के सांसद काबिज है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, आज भी मालवा में पानी की समस्या है, आज भी कई जगह पिछले कई चुनावों से भाजपा के सांसद प्रत्याशी वादा कर रहे हैं हम रेलवे लाइन लाएंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, पानी की समस्याओं को खत्म करेंगे, रोजगार के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता है, उस पर हम अंकुश लगाएंगे। परंतु चुनाव आते आते जब आप सांसद बन जाते हैं, प्रचंड बहुमत से जीत जाते हैं, आप गायब हो जाते हैं। पिछले चुनाव में आए थे, फिर सीधे इस चुनाव में आ रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि जो पिछले चुनाव के आपके वादे थे उनको आप क्यों पूरा नहीं कर पाए। तो उसकी जवाब देने की जगह आप हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, देश के प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे थे कि अपने व्यापारी मित्रों को संपत्तियां बेच रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि टेम्पो भर पैसा उनके उद्योगपति मित्र इधर उधर भेजते हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। आज आप विकास की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में आज मतदान हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, पूरे देश भर में आप धारा 370 पे वोट मांग रहे हैं, परंतु कश्मीर में आपका प्रत्याशी नहीं है। तो जनता जागरूक है। आप ये भ्रम के आधार पर जो आपने 10 साल राज कर लिया, अब वो नहीं चलेगा। देश की जनता परिवर्तन करके रहेगी। निश्चित ही जिस सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, उन्होंने अग्निवीर जैसी योजनाएं देश के युवाओं पे थोपने का कार्य किया है। एक अग्निवीर 4 साल का कार्यकाल, एक सरकार के कार्यकाल से भी छोटा एक देश के सैनिक का कार्यकाल है। तो निश्चित ही इन सारे मुद्दों पे जनता जवाब देने वाली है। और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने का, आपस में लड़ाने का। मैं पूछना चाहता, इंदौर में थे, इंदौर से हम कश्मीर चले गए, बहुत लंबी दूरी हम तय कर गए। राष्ट्रीय चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, तो देश के मुद्दे जिससे भटकाने का कार्य भाजपा कर रही है। हम तो बिल्कुल भटकाने का काम नहीं कर रहे, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम तो इंदौर की बात कर रहे हैं। जिस तरीके शिवम जी से एक जवाब ले ले, फिर आते तुरंत आपके पास। जी शिवम जी, कश्मीर चले गए विवेक जी तो बात करते करते, मतलब देखिए स्वाभाविक है, पूरा देश कश्मीर की स्थिति को देख करके आज उत्साहित है। विवेक जी अगर वहां लेकर के जाना चाहते हैं, देश का आम मतदाता भी संकल्पित होकर के बैठा है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को कश्मीर से समाप्त किया है, उसी प्रकार देश की जनता पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को 370 और हमारे गठबंधन के सहयोगियों के साथ हमें 400 सीट देने के लिए संकल्पित है। अरे तो कश्मीर का प्रत्याशी क्यों नहीं, कई जगह पर हमारे गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। देश की खूबसूरती है कि हमारे साथ कई सारे गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, वहां भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, तो गठबंधन का हमारे साथी होगा। अरे तो हमारे गठबंधन का साथी होगा, हर सीट पर हम प्रत्याशी तो खड़ा करेंगे नहीं, हमारे साथ हमारे गठबंधन का होगा। आप बताइए, आप अपना पहले जवाब दीजिए, जिस सीट पर आपके परिवार के लोग, गांधी परिवार ने वर्षों तक जिस सीट से लड़ता था, आज वहां पर से गांधी परिवार को क्यों भगाना पड़ा? आज क्यों भागना पड़ा गांधी परिवार के वहां पे? इसलिए हमारा प्रत्याशी नहीं है क्योंकि आपने वहां पे नफरत वाली मानसिकता, वहां की डेमोग्राफी चेंज करने का आपने षड्यंत्र रचा था, बताने के लिए कुछ लेने की तैयारी हमने कर ली है। आने वाले दशकों में हम देखेंगे कि कश्मीर की डेमोग्राफी पहले जैसे ही होगी, वहां कश्मीरी पंडित भी होंगे, वहां आदिवासी समुदाय के लोग भी होंगे जो वहां रहा करते थे, जिनको तलवार की नोक पर इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, वहां की डेमोग्राफी बदलने। भारत के मुस्लिम से आपको चिंता है, पाकिस्तान के मुस्लिम के लिए देश के प्रधानमंत्री मिठाई लेकर जाते हैं। जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री की क्या व्यवस्था थी कि पाकिस्तान गए थे मिठाई लेके? क्या व्यवस्था थी? वहां के मुसलमानों के लिए कोविड की वैक्सीन भेजेंगे, देश के मुसलमान को डराएंगे, धमकाएंगे, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य करोगे, ये नहीं चलेगा। हम हिंदू हैं, हम बता दें, मंगलसूत्र पे इतना साहस किसी में नहीं है कि हाथ डाल ले। हमारे महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री जिले में राजधानी
ऐसी विवेक जी शिवम जी ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ विराम दे देते हैं। आप लोग बहुत देर से जो है वो मैं छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा। ठीक है, छोटा सा प्रत्याशी क्यों नहीं, इस पे जरूर जवाब। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ शिवम जी, हाँ जन्मदिन आज शिवम जी का। शिवम भाई ठीक है, देखिए आप सभी को धन्यवाद। देखिए लोकतंत्र की भी विवेक जी बात करते हैं। इस देश पर आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की बात करते हैं। 51 से ज्यादा बार निर्वाचित तरीके से चुनी गई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने वाले लोग लोकतंत्र का ज्ञान देते हैं। हम लोग 10 वर्षों से सत्ता में, अभी मोदी जी के नेतृत्व में, इससे पूर्व अटल बिहारी जी के, वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तकरीबन 6-6.5 वर्ष तक चली थी। लेकिन इस दौरान हमने किसी भी एक निर्वाचित सरकार को संविधान के जो नियम है उनके अनुरूप बर्खास्त नहीं किया। यह दिखाता है कि हम लोकतंत्र के साथ खड़े। हमने सदैव आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हमारा पूरा नेतृत्व जेल में गया था, कई वर्षों तक संघर्ष किया था, और उसके पश्चात आज यह दल इतना लोकतंत्र को लेकर के सजग है। लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक भावनाओं जिस पर कांग्रेस आज बात कर रही है, उसको यह मुहावरे की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसका वास्तविकता में क्या अर्थ होता है, उसको कैसे चरितार्थ किया जाता है, यह चीजें कांग्रेस में समझी नहीं जा सकती, क्योंकि वंशानुक्रम चलता है। एक नेता पदस्थ होता है, उसी के परिवार से दूसरा आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता पार्टी किसी परिवार का गुलाम रहे। हर व्यक्ति को जैसा पार्टी के नेता थोड़ी है, कोई कौन से कार्यकर्ता को जैसा हर व्यक्ति के भीतर यह स्वतंत्रता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहे अपने मनोवृत्ति के हिसाब से जाए। अजीत पवार जी एनसीपी के नेता है, ईओडब्ल्यू का केस क्यों खत्म हो गया? अरे तो आप बताइए ईओडब्ल्यू का केस रजिस्टर किसने किया, क्यों खत्म हो गया? ईओडब्ल्यू का केस क्यों खत्म हो गया भैया? शिवम भाई, शिवम जी देखिए, शिवम जी हमने और उनके साथ चाहिए। रमेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको एक बार इन कर लेते हैं आप लोगों की इसी परिचर्चा में। रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर ये जो सारे के सारे मुद्दे हैं जिस पर आरोप प्रत्यारोप चले, ये चुनाव प्रचार में खूब चला। अभी इन आरोप प्रत्यारोपों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मतदाता को किसको वोट देना है वो लगभग तय कर चुका। 1000 में से कोई एक आध मतदाता होगा जो ऐन वक्त पर किसी एक कारण से मतदान केंद्र जाते जाते वोट बदलता है। इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। मतदाता का लगभग तय है। अगर वो वोट देने जाएगा तो उसने तय किया है कि किसके पक्ष में देना और किसके पक्ष में नहीं देना। जैसा कि मैंने पहले कहा, राजनीति में हमेशा राष्ट्र, संस्कृति, स्वतंत्रता की लड़ाई में था। मुझे आप ये बताइए, स्वतंत्रता के पहले क्यों स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी? रोटी की समस्या तो आधी थी, चौथाई थी, सबको मिल ही रही थी। रहने के लिए झोपड़ी थी, पक्का मकान था, वो मिल ही रहे थे। हम स्वत्व, स्वाभिमान और संघर्ष के लिए चुनाव किया, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आखिर राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने दी, ग्राम स्वराज की कल्पना गांधी जी ने दी। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति तो एक भाव होती ही है। अब दूसरा जो भाजपा पर आता है, कई बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस खुद आगे रह करके भाजपा को मुद्दे देती है। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के नेताओं को ये बयान देने की जरूरत क्या थी कि हम अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देंगे, या उत्तर का आदमी अलग है, दक्षिण का आदमी अलग है? चुनाव के बाद भी दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे तो आप ही देते हैं। वो फिर इन मुद्दों को पकड़ करके भाजपा को दूसरी बात कहने का भी अवसर मिल जाता है कि स्वतंत्रता के बाद से चर्च को पूरे अधिकार हैं, स्वतंत्रता के बाद से वक्फ बोर्ड को पूरे अधिकार है, सनातनी मंदिरों को क्यों पूरे अधिकार नहीं है? तो धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं कुछ निर्णय तो हुए ही हैं। तो ये सारे मुद्दे उनको कहने का मौका मिलता है। कांग्रेस को एक समय था, 1 मिनट और लूंगा, कांग्रेस को पूरे देश में एक छत्र राज था, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई दूसरा राज नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है जिसके वजह से वो सिमटती चली जा रही है, और उसको ऐसे लोगों से भी गठबंधन करना पड़ रहा है जो 2 दिन पहले तक कांग्रेस को गालियां देते थे। तो कहीं ना कहीं पुनर्विचार की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। कांग्रेस वो हिमालय जैसा है जिससे सारी नदियां निकलती हैं। एक आध को छोड़ दीजिए आप, बाकी जितने दल बने हुए हैं सब कांग्रेस से निकले हैं। सबको, चरण सिंह कांग्रेस से निकले हैं, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस से निकले हैं, कितने सारे लोग, राम मनोहर लोहिया कांग्रेस से निकले हैं। तो कितने लोग हैं जो कांग्रेस से निकल करके दल बनाए हैं। आखिर कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस को एक आत्मचिंतन की जरूरत है। संकट में जो आत्मचिंतन करते हैं वो भविष्य का राह तय करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आत्मचिंतन की जरूरत तो है। विवेक जी, एक छोटी सी चीज जो अभी यहाँ रमेश जी ने इनकी थी, उसके साथ में आपके पास आना चाहूंगा कि बैठे बैठाए मुद्दे खूब दिए हैं आपने। तैयारी, देखिए मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें ठीक बात है, जिस पर अभी आप लोग दोनों लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन तैयारी भी तो कुछ महत्वपूर्ण होगी ही ना। आप देखिए, अगर टिकट वितरण से हम शुरू करें और अभी यहाँ तक आए, तो पहले टिकट वितरण में देरी, फिर उस तरह के बयान, फिर बैठे बैठाए मुद्दे दे देना। एक दूसरा, बीजेपी का
आप देखिए, इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि जिस तरह से इलेक्शन स्ट्रेटजी उन्होंने तैयार की थी, इलेक्शन स्ट्रेटजी में मैं सिर्फ प्रचार की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल अप टू द मार्क अगर हो तो नहीं हो, लेकिन बहुत अच्छी लगी कि किस नेता को कहां होना चाहिए, किस नेता को कहां नहीं होना चाहिए, कौन सा नेता किस जगह पर प्रचार करेगा। ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से थी। आपने कहीं ना कहीं बैठे बैठाए कुछ मुद्दे दिए हाथ में, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए, निश्चित ही अगर किसी राज्य के किसी निर्णय को लेकर पूरे देश भर में प्रधानमंत्री महोदय प्रचारित कर रहे हो कि आपके अधिकार छीन के मुस्लिमों को दे देगी, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने फिर कहा 10 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां अपना रिपोर्ट कार्ड जब पेश करने में असक्षम साबित होंगे तो फिर इधर उधर की बातें होंगी। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का मेरा सवाल इलेक्शन की तैयारियों को लेकर था, इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे। एक ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है, तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जो हमारा विशेष पैनल मौजूद है वो अभी भी हमारे साथ बना हुआ है। रमेश जी हैं, विवेक जी हैं, शिवम जी हैं, तीनों लोगों से हमारी बातचीत लगातार जारी है। विवेक जी से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि बैठे बैठाए खूब मुद्दे दिए आपने इस बार। विवेक जी वापस लौटेंगे उसी सवाल के साथ, आप जवाब दे रहे थे। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने बताना का प्रयास किया कि कर्नाटका में एक समुदाय के लिए कांग्रेस की नीतियां रहती है और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो समुदाय के हितेश में हम उपयोग करेंगे। परंतु ये बताते बताते हुए ये बताना भूल गए कि 20 साल से उसी समुदाय को मध्य प्रदेश में आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, गुजरात में आप मुख्यमंत्री थे तो उसी समुदाय को दे रहे हैं। तो हम उसका स्वागत करते हैं। जब एक गरीब छात्र, वो किसी भी समुदाय का है, वो छात्र है, तो उसके लिए अगर स्कॉलरशिप की व्यवस्था कोई सरकार करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसको लेके इस तरीके की टिप्पणी। आप एक गरिमामय पद पे बैठे हैं, 10 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी उपलब्धियों पे बात होनी चाहिए। आपने जो देश की जनता से वादे किए थे, 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है तो जनता का अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे कि 400 रुपए का महंगा था, 1000 रुपए का सस्ता है क्या। तो इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य पूरे देश भर में भाजपा जिस तरीके से कर रही है, मैंने अभी पूर्व में कहा कि धारा 370 पे पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, परंतु कश्मीर में भाजपा का कोई प्रत्याशी जनता के बीच में जाके धारा 370 के आधार पे वोट नहीं मांग रहा। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पे धारा 370 मुद्दा है, पर कश्मीर में भाजपा का प्रत्याशी क्यों नहीं है, ये देश की जनता पूछना चाहती है। जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े संगठन होने का दावा करती है, परंतु आज विपक्षी दलों पे कहीं ना कहीं आक्रमण करके उनके लोगों को जिस तरीके से अपने संगठन में लाने का प्रयास कर रही है भाजपा, ये सभी देख रहे हैं। और मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मूल मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास भाजपा निरंतर कर रही है, जनता इसका जवाब 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, मैं समझता हूं जनता का जवाब मतदान पेटियों में कैद होता जा रहा है। 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो इस देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि प्रदेश ही नहीं देश में परिवर्तन होकर रहेगा। शिवम जी, लगता है आपको कि मुद्दे इस बार बैठे बैठाए मिल गए? हालांकि विवेक जी ने बहुत हद तक सवाल का जवाब दिया, लेकिन फिर वो थोड़ा सा शायद फिर कश्मीर चले गए बार बार। शिवम जी, लगता है मुद्दे मिल गए थे बैठे बैठाए इस बार, या तैयारी ठीक ठाक रही? देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी एक गतिशील संगठन है। 24 घंटे और 7 दिन हमारे विशाल कार्यकर्ताओं का जो समूह है वो संगठन को जमीन पर भी लगातार संचालित करता है। केंद्र के स्तर पर जो नेतृत्व है नीतियां बनाता है, विचार करता है कि राष्ट्र हित में ऐसे कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं, किन चीजों पर विचार करना है, और उसी के अनुरूप हम जन भावना से जुड़ करके अपने विषयों को जनता के सामने रखते हैं। तो इसके कारण जनता भी हमारे साथ जुड़ाव महसूस करती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, विवेक जी ने भी बात की स्कॉलरशिप इत्यादि चीजों की, तो हमने तो स्पष्टता के साथ कहा है कल्याणकारी राज्य के रूप में नागरिक के बीच में किसी भी प्रकार का भेद हमारी सरकार ने नहीं किया। अगर हम आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए तो अल्पसंख्यक को, बहुसंख्यक को यह नहीं देखा, उसको उस तक लाभ पहुंचाया। अगर हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो जो गरीब व्यक्ति है तो उसकी गरीबी देखते हैं, लेकिन देश को धर्म के आधार पर कौन बांट के देखना चाहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को खान पान की कौन आजादी देना चाहता है? देश में कई जातियों को कौन देखना चाहता है? प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्टता के साथ कहा है हमारे लिए गरीब एक वर्ग है, युवा एक वर्ग है, अन्नदाता एक वर्ग है, नारी शक्ति एक वर्ग है, और हम इन वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब, परंपरा, किसी भी चीज को मानने वाले हो। तो यह एक बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इसके साथ ही साथ हम इस चीज को भी समझते हैं कि इस देश की जो आत्मा है, इसकी सांस्कृतिक विरासत है, उसके साथ अगर कांग्रेस जैसे दल खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं तो उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चूंकि हम किसी वर्ग का कल्याण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का कल्याण कर रहे हैं, इसलिए हम उसको तुष्ट करने के लिए इस देश की विरासत के साथ आघात नहीं कर सकते, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से चाहे वह प्रभु श्री राम के मंदिर
मंदिर का विषय हो, चाहे आज जो अन्य हमारे दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, विवेक जी से पूछ लीजिए। आज तो ये बोलते हैं राम मंदिर कोर्ट के निर्णय पर बना है। विवेक जी बता दीजिए, आप कृष्ण जन्मभूमि और जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पर देश की जनता बहुत समझदारी से जानती है। आप गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद में राम मंदिर का निर्णय तो आप बता दीजिए, यथासंभव हर एक भारतीय, हर एक हिंदू ने, विश्व में बैठे लोगों ने योगदान दिया, तभी अयोध्या में बहुत ही भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बना। तो इसका क्रेडिट लेने की जो भूख है भाजपा के अंदर, वो क्रेडिट लेने की जो भूख है, अरे आपको क्रेडिट लेना है तो बेरोजगारी खत्म करी, ये कहिए ना कि हमने देश में, हमारी सरकार ने 10 साल में बेरोजगारी खत्म की, उसका क्रेडिट लीजिए। महंगाई खत्म की, उसका क्रेडिट लीजिए। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, उसका क्रेडिट लीजिए कि नोटबंदी करी और देखिए आज हिंदुस्तान में एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा। आप क्रेडिट क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपने जितनी गारंटियां दी थी वो सब विफल हुई है। शिवम जी, आप, मेरे को लगता है ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण नहीं सुनते। उनने कितनी बार भाषणों में इस बात का जिक्र किया है, बार बार वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो एक समुदाय को ज्यादा लाभ हो जाएगा। ये बात देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जब देश के प्रधान, फिर आप दो तरफा दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। अभी आप डिबेट में कह रहे हैं हमारे लिए सब एक है, सब एक है, लेकिन उनको तुष्ट करने के लिए अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, छीन करके किसी अल्पसंख्यक वर्ग को दे देने का हम सदैव विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि देश का नागरिक अगर कोई गरीब है तो उसको कल्याणकारी राज्य के रूप में हम तमाम सुविधाएं देंगे, लेकिन किसी गरीब, किसी आदिवासी, आप बताइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों खत्म हो गया? जामिया मिलिया इस्लामिया में आरक्षण क्यों खत्म हो गया? किसकी सरकार ने खत्म किया? आपकी सरकार ने दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी का आरक्षण ऐसे संस्थानों से खत्म किया है। और आपकी ही नीति है कि पूरे देश में आप ओबीसी कोटा में इस प्रकार के तत्वों को स्थान देना चाहते हैं। कर्नाटक में भी आप इसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपके उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। क्या वहां का समुदाय देख नहीं रहा? क्या शिवम भाई, कब तक इस तरीके से झूठ परोसोगे? सबसे बड़ी दुख की बात यह है आपके वरिष्ठ नेता चिल्लाने से मूल मुद्दे खो जाएंगे। मैं आपके एजेंडे में नहीं फंसूंगा। हमारी सरकार के द्वारा शिवम जी, एक मिनट रुक जाते। जो सच है वो सच है। ठीक है, हमारे लिए अल्पसंख्यक मतलब जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। आपके लिए अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम। एक गलत बात। शिवम जी रुकिए, विवेक जी आप दोनों को रुकना पड़ेगा। एक सेकंड। हमारे राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक बात इतिहास उठा के तो देखिए, आप अध्ययन ही नहीं करते। हमारी सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उस पर अध्ययन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है और भाजपा के अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। आप अध्ययन नहीं करते, बस चिल्लाना है। चलिए, चिल्लाना हमारा उद्देश्य नहीं है और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम विषयांतर ना हो जाए, हम भटक कर कहीं और चले जाते हैं, बार बार वापस लौटते हैं। रमेश जी के पास चलते हैं और विवेक जी आपकी बात के साथ चलते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि एक नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इस बार जो है वो जनता 1000 रुपए का सिलेंडर देख रही है, तमाम बातें। रमेश जी आपके पास आना चाहेंगे बात के साथ कि नारा पार्टी देती है, तय करती है दशा दिशा कि ऐसे चलना है इस पूरे इलेक्शन के लिए, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के लिए 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, और तब बात बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप 10 साल से सरकार में ना हो। क्या आपको लगता है कि ये इस बार कोई नारा आया कांग्रेस की तरफ से या कोई लाइन लेंथ आई पब्लिक के लिए? मध्य प्रदेश में इन 8 सीटों पर पूरे देश को अगर हम एक साथ, जैसे कि बार बार हम नेशनल लेवल पर चले जा रहे हैं, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर को अगर एक नजर में देखें तो क्या कोई दशा दिशा, कोई लाइन लेंथ ऐसी आपको लगती है कि तय थी पहले से? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, चुनाव में हर पार्टी नारा देती है। ठीक, जब वो सरकार में आती है तो उस नारे को जिस तरीके से ताकत के साथ वो नारा चुनाव में दिया जाता है, उतनी ताकत से उस नारे का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब जैसे महंगाई का ही अगर आप देख लें तो भाजपा का पिछले चुनाव में शायद 2014 में नारा था कि अब की बार महंगाई की मार बहुत हो गई, भाजपा सरकार, लेकिन वो महंगाई कम नहीं हुई। इससे पहले इंदिरा जी जब चुनाव लड़ रही थी कि 100 दिन में महंगाई करने का वादा हुआ था, वो महंगाई खत्म नहीं हुई। महंगाई 50 साल पहले जयप्रकाश नारायण का आंदोलन महंगाई को लेकर का था, देश भर में गोलियां चली। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव उसी आंदोलन की देन है। इससे पहले मुझे याद है, मैं बहुत छोटा बच्चा था, 1962 का चीन का
युद्ध समाप्त हुआ था, नेहरू जी भोपाल आए थे, लाल परेड पर सभा हुई थी, सोने के दाम 80 रुपए तोले से 100 रुपए तोले हो गए थे। तो उन्होंने माइक से कहा था कि युद्ध के कारण ये महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम कर देंगे। तो महंगाई की बात हमेशा हुई है और हर पार्टी ने की है, कोई अपवाद नहीं है, लेकिन महंगाई कभी कम नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात उसमें यह हुई कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। पहले देख लीजिए 50 साल पहले कितनी तनख्वाह मिलती थी और आज अब कितनी तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से 10 गुनी तो पेंशन मिल रही है। तो कुल मिलाकर के इसलिए इस चुनाव में जनता थोड़ी सी जागरूक हो गई है, वो नारों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती नहीं है। इसलिए इस चुनाव में दोनों में से किसी पार्टी ने नारे की कोई बात नहीं की, उन्होंने मोदी की गारंटी की बात की, उन्होंने वचन पत्र की बातचीत की। तो कुल मिलाकर वचन पत्र को और गारंटी को उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्रों से जोड़ा। तो अब वो नारे जो हैं जनता भी समझने लगी कि नारे का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, इसलिए इस चुनाव में नारे नहीं है। महंगाई का मुद्दा कब तक आप दोते रहोगे? आप मुझे बताइए, यहाँ विवेक जी और शिवम जी दोनों का जन्म नहीं हुआ होगा जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला था, गोलियां चली थी उस पर। तो कब तक ढोते रहोगे? तो अब इन सारे मुद्दों को बंद करना चाहिए। देश के विकास पर, दुनिया के कंपटीशन पर, देश में जिस प्रकार के संकट हो रहे आने वाले हैं, जो आंधी दिख रही है हमको भविष्य की दीवार पर इबारत पर, उन सारी चीजों पर बात होनी चाहिए। जी, एक और सवाल रमेश जी, आप ही से इसका जवाब हम लेना चाहेंगे कि 7 तारीख के बाद अगर देखें तो चुनाव प्रचार इन 8 सीटों पर कोई बड़ा स्टार प्रचारक हमें दिखाई नहीं दिया। मतलब लास्ट में शायद इसको स्टेट यूनिट के हवाले कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था कि अब आप देखिए, आपको जैसा लगता है वो ठीक है। तो दोनों ही पार्टियों का इस तरह का जो एक रवैया रहा, ये स्वाभाविक रूप से इन 8 सीटों का दोनों पार्टियों का अपना अपना कैलकुलेशन है। बाजार में सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने जो कुछ भी कहें, आंतरिक रूप से सबका दोनों का अपना कैलकुलेशन है। कांग्रेस को लगता है कि परिणाम बदलेगा तो केवल झाबुआ में बदलेगा, भाजपा को भी लग रहा है कि झाबुआ में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना। इसके अलावा एक दूसरी बात इस चुनाव में एक बात विशेष तौर से दिख रही है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं दल बदल या के कारण कांग्रेस का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उस पर थोड़ा सा उत्साह कम हुआ है। कांग्रेस के मतदाता में उत्साह कम नहीं हुआ, वो कमिटमेंट के साथ वोट देने जाएगा, लेकिन जो निचले स्तर पर पार्टी और मतदाता के बीच में खड़ी रहता है उस कार्यकर्ता में थोड़ी सी निराशा है, असमंजस है। ठीक उसी प्रकार, बस एक सेंटेंस बताऊंगा, ठीक उसी प्रकार भाजपा का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो जैसा कि हर बार दस्तक देने जाता था वो वैसी दस्तक देने, पहले तो ये उदाहरण भी मैंने देखे हैं कि विरोधी नेताओं के घर भी जाते थे कि साहब भाजपा को आप वोट देना, इस बार वो अपने समर्थक मतदाताओं के दस्तक देने नहीं गया। इधर का कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में है, उधर का कार्यकर्ता असमंजस में है। अब ये मतदान के प्रतिशत पर जो फर्क पड़ रहा है वो इस कारण फर्क पड़ रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अपेक्षाकृत बहुत ताकत लगाई है, बहुत संगठन को खड़ा किया है, उन्होंने स्कूलों में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, तो मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इसके लिए चुनाव आयोग को, गवर्नमेंट मिशनरी को इसके लिए आभार प्रकट करना होगा। जी ठीक बात। आप उत्साह वाली जो आपने बात बोली थी उसी को लेकर विवेक जी के पास में जाना चाहूंगा। रतलाम झाबुआ सीट की बात कर रहे थे रमेश जी, आप देखिए ना विवेक जी की भील भिलाला वाला फैक्टर आपने उठाया, उसे आप मंचों से, तमाम जगहों से रैलियों में लाने की कोशिश करते रहे, खूब उस पर बातचीत हुई, लेकिन वो ठंडा पड़ गया, वो उतना मुखर हो ही नहीं पाया। तो आपको नहीं लगता कि उत्साह थोड़ा बहुत तो कम रह गया इस बार? देखिए, भोपाल में बैठ के हम जब झाबुआ का आकलन करते हैं तो हमें लगता है कि मुद्दा ठंडा हो गया है। हो सकता है उस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही हो, परंतु मतदाता के दिमाग में तो है। देखिए, जिस तरीके से कल झाबुआ में एक परिवार एफआईआर, उसके ऊपर हमला होता है, एफआईआर दर्ज कराते जाते टाइम रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये सब वहाँ का क्षेत्रीय सारे जो मुद्दे हैं जिसपे भाजपा बात नहीं करती है, उन मुद्दों पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगा। और निश्चित ही मैं समझता हूँ रतलाम के साथ साथ उज्जैन और बाकी सीटों पर भी हम बहुत मजबूत स्थिति में। उज्जैन तो अभी हम जब महापौर का चुनाव था तो 16 में से हमारे पास 0 थी, परंतु जब वहां पे चुनाव होता है तो उज्जैन हम बहुत नजदीकी अंतर से हार जाते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ पे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकतों से, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अपना चुनाव लड़ता है। एक पत्रकार की नजर से अगर मैं देखूं तो महेश परमार लोकल फैक्टर जोड़ने की कोशिश करते रह गए वहां पर, लेकिन देखिए महेश परमार जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित ही देखिए दल बदल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में भी बहुत लाखों की संख्या में भाजपा से आए हुए नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की थी, उसका परिणाम
परिणाम क्या होता है वो 3 दिसंबर को हमने देखा। और अभी जो 4 तारीख को परिणाम आएगा, निश्चित ही परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होता है, किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं होता। अगर कोई ठान ले, नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया है कि नहीं मैं ही प्रधानमंत्री हूं, तो देश की जनता जानती है, समझदार है और मूल मुद्दे जो है, मूल मुद्दों पे मैं कहना चाहूंगा भाजपा मूल मुद्दों पे केंद्रित होकर चुनाव नहीं लड़ रही है। निश्चित ही वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो कार्य कर रही है। मूल मुद्दे अभी भी हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मुद्दे नहीं बचे। इन मूल मुद्दों का फर्क क्या वाकई पड़ेगा रतलाम झाबुआ सीट पर? हम चूंकि उसकी बात कर रहे हैं, शिवम जी को इन कर लेते हैं। शिवम जी, आपको क्या लगता है, ये फर्क पड़ सकता है? ये टफ हो सकती है क्या सीट आपके लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में कोई भी सीट आज भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ नहीं है। 29 कमल की माला पहनाने का संकल्प मध्य प्रदेश के जनमानस ने लिया है प्रधानमंत्री जी को। स्वाभाविक तौर पर जो वो लक्ष्य लेकर के आगे चढ़ रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए बेहद आवश्यक है कि मध्य प्रदेश अपना अतुलनीय योगदान प्रधानमंत्री जी के संकल्पों में दे। दूसरी चीज, बेरोजगारी को लेकर के इन्होंने बात की। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हमारे देश का सबसे तथ्यात्मक डाटा माना जाता है इस दिशा में, 3% के आसपास देश में बेरोजगारी है। महंगाई की जो दर यूपीए के आखिरी वर्षों में 12% के आसपास थी, वर्तमान में 5% के आसपास है। हम चाहे कहते हैं कई चीजों में दाम बढ़े होंगे, लेकिन सिलेंडर की कीमतें तो 800 रुपए इनके शासनकाल में थी। आप देखिए रेणुका चौधरी जी का अगर आपने वो क्लिप देखी होगी, विवेक जी मैं भी चलाने को तैयार हूं, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछती हैं तो बोलती हैं कि यह सिर्फ अमीर लोग एफर्ड कर पाते हैं सिलेंडर, तो क्या गरीब के घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम कौन सी सरकार ने किया? हमारी ही सरकार की यह संकल्प थे। प्रधानमंत्री जी ने जब पहला चुनाव लड़ा 14 में, तो जनता ने एक उम्मीद के साथ उन पर अपना विश्वास दिखाया था। 19 का चुनाव लड़ा तो वह विश्वास जो था प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता का, उसने हमें सफलता दिलाई। और आज जब हम लड़ रहे हैं तो मोदी जी एक गारंटी लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं, 24 घंटे काम करने की गारंटी और 2047 तक देश के एक ऊंचे मुकाम की गारंटी। तो स्वाभाविक तौर पर जो 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो 20 करोड़ लोग नल जल योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जो 1.5 करोड़ परिवारों को हमने आवास दिया, जो 6 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, जो 7 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जो इतनी बड़ी संख्या में विवेक जी बार बार आज भी किसान की हालत, अरे साहब, हम 28% जीएसटी वसूल रहे हैं किसानों से, उसके बाद उनकी जो दुर्दशा है उस पे ध्यान केंद्रित आप नहीं कर रहे हैं। निश्चित ये दुख की बात है क्योंकि आप सत्ता में। ठीक है, हम फिर दाएं बाएं चले जाते। कांग्रेस ने उसको रोकने का भी षड्यंत्र किया, लेकिन इसके बावजूद कब तक कांग्रेस को कोसेंगे? 10 साल से आप सरकार में है, आज महंगाई बढ़ रही है तो कांग्रेस, आज भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है तो कांग्रेस। शिवम भाई रुकिए, अरे हम बहुत अच्छी बात पे थे, आप लोग फिर आरोप प्रत्यारोप की तरफ चले गए। नंबर गेम की बात अभी चल पड़ी थी। अभी शिवम भैया बोले कि वो 29 की 29 जो है कमल की माला पहना देंगे। एक नहीं बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के पास आएगी। एक अंदाजा आकलन आपका? एक नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो आपको कुछ 29 के 29 माला पहनाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है, जिनको ये तक नहीं पता कि इंदौर में विधायक कौन है, क्या नाम है और किस क्षेत्र से उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है। एक आकलन आपका कि 29 में से कितनी कांग्रेस, कितनी बीजेपी? 10 से ज्यादा सीटों पर 10 से ज्यादा बहुत मजबूत स्थिति में है। और जनता प्रदेश अध्यक्ष 4 तारीख को जब परिणाम आएगा शिवम जी यही मिलेंगे 4 तारीख को परिणाम आएगा, यही मिलेंगे। आपकी 29 फूलों की माला भी देखेंगे। आपने 29 कह दिया, आपने कह दिया कि 10 हमारी, 10 से ज्यादा हमारी। ठीक है रमेश जी, ये जो आंकड़े हैं, हालांकि नतीजे 4 को आएंगे, हम चूंकि सिर्फ एक बात कर रहे हैं, चर्चा का एक हिस्सा है, उसको लेकर देख रहे हैं। एक आकलन क्या कहता है कि क्या शिवम जी ठीक है या विवेक जी की बात ठीक लग रही है? देखिए, मोटे तौर पर ये आंकड़े तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी जगह है। मुझे जो लग रहा है कि 23-24 सीटों का परिणाम की एक दिशा बहुत स्पष्ट दिख रही है। 4-5 सीटों का जो परिणाम है वो संघर्षपूर्ण परिणाम है, और उसमें भी 2 सीटों पर प्रश्न चिन्ह बहुत तगड़ा लगा हुआ है, राजगढ़ में और छिंदवाड़ा में। इनकी स्पष्टीकरण 4 तारीख को ही होगा। बाकी जो संघर्ष की सीट है, मुरैना संघर्ष की सीट में है, ग्वालियर है, झाबुआ है, मंडला है, सीधी है, छिंदवाड़ा है, राजगढ़ है, इन सीटों पर संघर्ष है। सीधी में भाजपा को अपनी तरफ से ही खुद से नुकसान है। तो कुल मिलाकर के अब ये किस तरफ को जाएगी ये तो मतदाता तय करेगा, लेकिन संघर्ष इन 5-6 सीटों पर अच्छा है। चलिए ठीक है, 4 तारीख को ही मिलेंगे और 4 तारीख को ही इन सब चीजों को अब देखेंगे कि 29 या 10 से ज्यादा या जो भी आंकड़े रहे वो तो जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी सारी बातें हमने जो है जनता के साथ साझा की। तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।